आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर क्लास 10th। सो ये बेसिकली चैप्टर जो है ये कार्बन और उसके कंपाउंड्स के ऊपर निर्धारित है। मेन सोर्स ऑफ टॉक यही है कि कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड्स है, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, हम इन्हीं को इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है हम थोड़ा जान लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. Organic chemistry is the branch of chemistry that studies the structure, properties, and the reactions of compounds containing carbon in covalent bonding. मतलब मेन सोर्स ऑफ टॉक क्या हो इस चैप्टर का? सोर्स ऑफ टॉक ये है कि हम मेनली पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन and compounds of carbon. इनके हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को जानेंगे और इनके रिएक्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज है ये इन चीज पर ही निर्धारित है। लेकिन इससे पहले हमको चाहिए बेसिक नॉलेज, जो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमको आज मिलेगा। ये जो लेक्चर होगा उसमें बेसिक नॉलेज हम लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या होता है, कैसे होता है, कार्बन के बारे में जान लेंगे, कार्बन क्या है, कैसे बॉन्डिंग करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, हम एग्जांपल्स अगर लेना चाहें, हम क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं? हम ले सकते हैं the main source of energy for the organisms living on this earth, glucose, जो अपना C6H12O6 है। ये मतलब ये नहीं होगा तो हम कैसे बचेंगे? ये खुद ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बन कंपाउंड है, एक बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद यूरिया, जो मतलब मेजर वेस्ट प्रोडक्ट NH2CO NH2, ये है इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल्स, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अपना मैमल्स। इसके अतिरिक्त हम LPG जो है, जो हम खाना बनाने के लिए LPG यूज करते हैं, वो भी ब्यूटेन है, वो बेसिकली C4H10। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने। ये मतलब बहुत से कार्बन कंपाउंड, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर देयर। तो कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक अलग कंपाउंड बना सकता है। वो क्यों बनाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो बनाता है। ठीक है, अभी हम आगे जानने वाले हैं कार्बन के बारे में, कार्बन की कहानी, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स, वो नेचर में कैसे ऑकरेंस इन नेचर एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू हुई कार्बन से, ठीक है। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर बेसिकली एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिडिक तो सबको पता है, लेकिन न्यूट्रल हर किसी को पता नहीं होता। ये दो ही इसके केसेस है। तो एसिडिक देख लीजिए आप, कार्बन है एक, तो उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, और उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एक गैस है। तो ठीक है,
तो उसने एक बनाया गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगर इस एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं हमको एसिड मिलता है। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हमको मिलेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कार्बन के जो ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, पता है, हमको पता है। लेकिन कार्बन का एक और एक ऑक्साइड बनता है जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे ही बनता है, लेकिन दैट इज न्यूट्रल। वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाता, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका पीएच जो है वो बराबर टू 7 है। लेकिन ये जो है ना एसिडिक, इसको अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो जो पीएच बनेगा वो 7 ही रहेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो है उसका पीएच विल बी लेस देन 7, तो 7 से कम होगा क्योंकि वो एक एसिडिक ऑक्साइड है ना, बस वही है। तो कार्बन जो होता है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में है। तो ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। तो 14th वर्टिकल कॉलम यू कैन से, 14th वर्टिकल कॉलम पे ये कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन का जो आखिरी शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, बेसिकली अगर हम मान के चले ऑक्टेट को, ठीक है, अभी ऑक्टेट थोड़ा हम जान लेते हैं। इस दुनिया में हर चीज को स्टेबल बनना है, तो एटम को भी स्टेबल बनना है। स्टेबल तो एटम को भी बनना है। तो एटम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए लास्ट शेल में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है लास्ट शेल में। मतलब बात यह है कि आखिर का शेल में नोबल गैस है ना, नोबल गैस, वो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो नोबल गैसेस कौन सा गैसेस है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 में है, वो नोबल गैसेस है। उनके आखिर के शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के केस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन रखना है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखना है अपने आखिर के शेल में। तो एटम्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो आखिर के शेल में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो आखिर के शेल में, वही स्टेबिलिटी है इन ए प्रॉपर वे, यही स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान के चले तो कार्बन को अगर ऑक्टेट चाहिए तो मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसका जो शेल होगा लास्ट वो के शेल होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो है ये हीलियम जैसा है ना, तो हीलियम का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरा किसी चीज से ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो उसके आखिर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो किसके जैसा होगा, वो नियॉन जैसा होगा। तो ये भी स्टेबिलिटी है, वो भी स्टेबिलिटी है। कार्बन के पास 2 पाथवेज हैं स्टेबल होने के लिए अगर हम ऑक्टेट के नजरिए से देखें। लेकिन बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। कारण क्योंकि कार्बन बना ही नहीं सकता, आयंस क्रिएट ही नहीं कर सकता, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कार्बन स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल तो उसे बनना है। तो स्टेबल बनने के लिए वो कार्बन यार इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है बाकी एलिमेंट्स के साथ या फिर कार्बन एटम के साथ। तो शेयर करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह वो जुगाड़ कर पाएगा, तभी वो स्टेबल बनता है। तो कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन ना लेता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्यों, तो ये हम आगे वाले स्लाइड में जानेंगे। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना ही दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो ओनली वे फॉर कार्बन टू बी स्टेबल इज बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो शेयर करके स्टेबल बनेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है स्लाइड में कि कार्बन कैन नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है और ना ही दे सकता है, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता।
तो it cannot gain 4 electrons to form C4 minus ion having the neon gas electronic configuration. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आखिर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इवेंचुअल बात है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब नियॉन का स्ट्रक्चर है, नियॉन का स्ट्रक्चर है तो स्टेबल तो होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन तो हिल सकते नहीं न्यूक्लियस से, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर होता है। एटॉम मतलब आपके प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 6, 6 प्रोटॉन उन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख सकता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा जो आयन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ड्यू टू हाई अनस्टेबिलिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, हमने समझ लिया, ठीक है। इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 प्लस आयन having the helium gas electronic configuration because it will require a very large amount of energy to remove the 4 electrons from the atom. तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी तरह लूज कर ले तो आखिर के शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हीलियम का, तो ये भी एक अपने आप में ही एक स्टेबिलिटी है, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि उन 4 एटम्स को अगर हम एक एटम से हटाना चाहे हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उस छोटे एटम में इतना एनर्जी प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी तरह पॉसिबल हो भी गया तो वो सच एटम विल बी हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, तो अनस्टेबिलिटी के कारण ये हो नहीं सकता। तो हमको कंक्लूजन मिलता क्या है? हमको कंक्लूजन ये मिलता है कार्बन कैन नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन nor gain 4 electron. The only way for carbon to be stable is by sharing its electron with other elements. ठीक है, तो ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उससे स्टेबल बनने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों के साथ शेयर करना होगा। तो हमको इससे मिलता है कार्बन इज टेट्रा कोवेलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4 और कोवेलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, शेयरिंग मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर में शेयरिंग, ठीक है, ये बात है। तो कार्बन इज टेट्राहेड्रल, अपना नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी से है नहीं, ये अलग टॉपिक है, 11th के लेवल का टॉपिक मैंने थोड़ा यहाँ पर इंक्लूड किया है थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो कार्बन टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब क्या है? द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन do not line a plane but are directed towards the 4 vertices of a regular tetrahedron, ठीक है। मतलब कार्बन के जो 4 वैलेंसीज होते हैं वो किसी प्लेन पे नहीं है, वो 3D प्लेन पे लगे हुए हैं, वो 2D प्लेन पे नहीं है, वो एक 3D प्लेन पे है, ठीक है। तो वो 3D प्लेन पे कुछ इस तरह सिचुएटेड है, उसी तरह जिस तरह मतलब 4 एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है उसके 4 कोने जैसे होंगे अगर एक सॉलिड मतलब 3D स्पेस पे, वैसे ही इसके 4 वर्टिसेस भी ऐसे ही कुछ होते हैं, ठीक है, उनके वर्टिसेस कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी ये पर बोला है द एंगल बिटवीन द 2 एडजेसेंट वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रन। मतलब कार्बन का जो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी है उन दोनों के बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इस एंगल को हम टेट्राहेड्रल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। सो यही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना स्लाइड है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट that have identical chemical property but different physical properties are called allotropes, ठीक है। तो एक एलिमेंट्स के बहुत से फॉर्म होते हैं,
तो उन फॉर्म में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। उन फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? उन फॉर्म्स को हम कहेंगे एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्लास 10th पे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स ही पढ़ने हैं और 3 ही डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, तो तीनों को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कैसे होते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। तो कार्बन का जो पहला एलोट्रॉप हमें पढ़ना है वो है डायमंड। तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटम मान के चलिए, मैंने लिखा है यहाँ पर कार्बन एटम एक है, तो उस कार्बन एटम में जो मतलब वो जो कार्बन एटम वो 4 दूसरे कार्बन एटमों के साथ ज्वाइन है। मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जो उन दोनों के बीच में बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक एटम है, तो इसका एक यहाँ पर क्या वैलेंसी, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। तो ऐसा होता ही जाता है, होता ही जाता है और लॉन्ग चेन्स आर फॉर्म्ड, लॉन्ग चेन्स। ठीक है, सो दिस अरेंजमेंट गिव्स डायमंड ए रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो मतलब बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्लोजली पैक्ड, सो इसके कारण जो डायमंड का स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत रिजिड होता है। ठीक है, सो डायमंड इज प्रेजेंटली द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब अर्थ में सबसे हार्ड अभी तक डायमंड ही है। ठीक है, सो कार्बन का नेक्स्ट एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ शीट और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। सो ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज बाउंडेड विथ 3 अदर्स कार्बन एटम। मतलब ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लेयर्स जैसे अरेंज हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर डायग्राम में, ये एक लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है, तो वो 2D स्ट्रक्चर होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है 2D स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक है, यहाँ पर बोला है एक जो कार्बन एटम होता है ग्रेफाइट में वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक वैलेंसी खाली है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि वो जो लेयर बनता है वो हेक्सागोनल लेयर है, मतलब उसमें 6 साइड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन एटम है ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर एक वैलेंसी गया, ये यहाँ पर गया, एक यहाँ पर जाएगा जब मतलब लेयर्स हम बढ़ाएंगे, और एक उसका खाली है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी खाली है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन तो खाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन खाली है मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री टू मूव। तो मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। मतलब ग्रेफाइट is the only electropic form which possesses the electrical conductance, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है ये। ठीक है, समझ गई? बस, तो डायमंड जैसा है नहीं है, डायमंड में एक 3D रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ग्रेफाइट है बहुत दुबला पतला वीक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो वेरियस लेयर होते हैं, मतलब लेयर होते हैं, उन लेयर के बीच में कोई एक फोर्स होता है, वो फोर्स होता है उसे कहते हैं वेंडारवाल फोर्स। ठीक है, तो ये इतना वीक फोर्स होता है कि एक लेयर दूसरे के ऊपर से स्लिप आउट करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत वीक फोर्स होता है, ये एडजेसेंट लेयर्स के बीच में है। ठीक है, बस इतना ही जानना था हमको। नेक्स्ट फ्यूलरिन, ये कार्बन का न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे डिस्कवर हुए, 10-15 साल हुए होंगे। न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा है फ्यूलरेंस आर ए न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। जो कार्बन का एलोट्रॉप है उसमें ये एक न्यू क्लास है। ठीक है, दे आर स्पेरोडियल इन शेप, मतलब स्पेयर जैसा उनका कुछ शेप होता है, कुछ सॉकर बॉल जैसा, मतलब फुटबॉल जैसा होता है। सो उनमें कार्बन एटम्स की जो मतलब संख्या होती है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर फ्रॉम 60 to 350, मतलब 350 तक कार्बन एटम हो सकते हैं एक एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल में। तो दे हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रैंकिंग फ्रॉम 360 to 350, मतलब 60 से लेके 350 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। लेकिन जो C60 है वो सबसे स्टेबल, मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर है फ्यूलरिन का, और इट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, इट कंटेन 60 कार्बन एटम, मतलब इसमें 60 कार्बन एटम होते हैं इन शेप ऑफ ए फुटबॉल, फुटबॉल जैसे शेप में अरेंज हुए होते हैं। तो इसमें 26 मेंबर रिंग्स है और 12 5 मेंबर रिंग्स है, मतलब सिर्फ 5 मेंबर रिंग्स ऐसे है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटागोनल रिंग है। ठीक है,
ये एक पेंटागोनल रिंग है, यहाँ सिमिलरली 1 2 3 4 5, ये भी एक पेंटागोनल रिंग है, लेकिन ये एक हेक्सागोनल रिंग है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 26 मेंबर रिंग्स है, मतलब 20 हेक्सागोनल रिंग्स है, और 12 5 मेंबर्ड है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है मतलब वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ग्रेश ब्लैक कलर का कुछ होता है। सिमिलरली जो फ्यूलरिन है अपना, वो भी ब्लैक कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे। इट इज ऑल्सो ए ब्लैक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो कलर की अगर हम बात करें, ग्रेफाइट और फ्यूलरिन का कलर सेम है, लेकिन डायमंड इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम बढ़े, ये जो है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होते हैं, तो इसके कारण जो मतलब चमक चमक होती है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, हमने पढ़ लिया ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, फिर फ्यूलरिन के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है, मतलब इतना कार्बन कैसे फ्रेंडली है, वो ग्लूकोज में भी कार्बन है, यूरिया में भी है, एलपीजी में भी है, प्लांट में भी है, एवरीथिंग कार्बन हर जगह है। क्यों इतना वर्सटाइल कोई कैसे हो सकता है, क्यों इतना वर्सटाइल है कार्बन, तो इन्हीं को हम अभी जानेंगे। तो पहला जो रीजन है जिसके कारण कार्बन इतना वर्सटाइल है, वो केटेनेशन। ये क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड एंड रिंग शेप्ड कंपाउंड्स इज कॉल्ड केटेनेशन। मतलब कार्बन अपने आप जुड़ जुड़ के लंबे लंबे कंपाउंड बनाएंगे। वो कंपाउंड स्ट्रेट हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, रिंग शेप्ड हो सकते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केटेनेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन एटम्स इतने सारे कंपाउंड्स बना पा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई कार्बन इज सो वर्सटाइल इज केटेनेशन। केटेनेशन के कारण कार्बन बहुत वर्सटाइल है, वो हर एलिमेंट के साथ जुड़ के लंबा लंबा चेन बना पा रहा है, वो केटेनेशन ही है। ठीक है, तो केटेनेशन का जो मतलब कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ। कार्बन देखिए ऐसा ज्वाइन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो होके न्यूमरस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट, न्यूमरस कार्बन एटम्स। ठीक है, न्यूमरस कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट। ओके, यह बात है। ये तो मैंने स्ट्रेट कंपाउंड दिखा दिया। ठीक है, स्ट्रेट है, ये ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, देखो यार, कार्बन गया निकल, नीचे से एक ब्रांच निकल गया, वो ब्रांच अभी जाएगा, यहाँ पर तो कार्बन जा ही रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो ये होगा अपना ब्रांच। ठीक है, शाखाएं निकलना। रिंग शेप मतलब रिंग जैसा। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, कार्बन 4 कार्बन से एक रिंग बना। ठीक है, तो ये बोला मैंने। ठीक है, ये मैंने कहा आपको, ये रिंग शेप्ड है। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज प्रोबेबली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का जो एटम है उसका साइज कम होता है, इस छोटे साइज के कारण ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दबा के पकड़ के रख सकता है, मतलब उन्हें जाने नहीं देता। स्मॉल साइज है मतलब शेल्स भी कम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो दबा के रख सकता है, रोक के रख सकता है। इसी कारण जो कंपाउंड्स है वो स्टेबल होते हैं। फिर इसके बाद कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी यूनिक है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत काफी मतलब स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रांग, उन्हें तोड़ना काफी मुश्किल है। ठीक है, टेट्रा कोवेलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो जो शेयर करता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। कार्बन इज ए वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स एंड एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो ये हो सकता है कि कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट साइड से, 4 वैलेंसीज है वो शेयर करके दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना ले। तो इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन होल्ड्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कार्बन कंपाउंड आर एक्सेप्शनली स्टेबल। मतलब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन का साइज, कार्बन का न्यूक्लियस का साइज
कार्बन का साइज छोटा होता है, इसलिए उसके न्यूक्लियस शेयर इलेक्ट्रॉन को दबा के पकड़ के रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देते। इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहता है तो भी वो जा नहीं सकता, क्योंकि कार्बन का जो न्यूक्लियस है काफी स्ट्रांग है, साइज छोटा है, जोर से पकड़ के रख देगा, जाने नहीं देगा, तो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, कंपाउंड बन जाता है। बस इसी कारण से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं दोज आर एक्सेप्शनली स्टेबल। स्टेबल, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बोल देगा व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल, व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल, ठीक है, कंपाउंड्स आर स्टेबल, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल भी बोल सकता है, एग्जाम्पल बोलेगा तो कुछ भी डाल दीजिए, वो कैसा डालेंगे एग्जाम्पल वो हम आगे जानेंगे, लेकिन इतना अगर आ गया वाई कार्बन कंपाउंड स्टेबल बोल देंगे। वैलेंसी 4 है, इलेक्ट्रॉन 4 है, वो शेयर कर सकता है किसी के साथ भी। इसके अलावा उसका स्मॉल साइज है तो शेयर इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ के रखेगा, इसी कारण जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। खत्म बात, बस यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अलग से टॉपिक ही मिलेगा पूरा आपको। तो अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो दो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उस फेनोमेना को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। देखिए C4H10 अपना है, अपना जो C4H10 है वो ब्यूटेन है, बेसिकली ब्यूटेन है। ये जो ब्यूटेन है ना, ये इससे हम दो स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, एक तो ब्यूटेन का दिखा दिया हमने जो एन ब्यूटेन, दूसरा हम आइसोब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर इससे दिखा सकते हैं। तो आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन आइसोमर्स होते हैं, ये दोनों आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान के रखिए ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। तो वो कैसे होगा हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखाते रहा अभी जानने के लिए। C4H10 जो अपना होता है ऐसा कुछ होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है C4H10 का, ठीक है। C4H10 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, अब ये तिरछा बना है थोड़ा सा, ठीक है। ये अपना ब्यूटेन है, ठीक है, एन ब्यूटेन, ठीक है, और आइसोब्यूटेन मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन, वो ऐसा होता है, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा, वो कुछ इस प्रकार है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आता है। इसका नाम देखो, कॉमन नेम एन ब्यूटेन है, और जो आयुपेक नेम होता है वो है ब्यूटेन, और इसका जो कॉमन नेम है वो है आइसोब्यूटेन, मतलब इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन, जो अपना ये कंपाउंड मैंने दिखाया आइसोब्यूटेन है इसका नाम, और आयुपेक नेम इसका है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों आइसोमर है, क्योंकि देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, सिमिलरली यहाँ पर भी ये है, तो C4H10 से हम दोनों को दिखा सकते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स आइसोमर्स बना लेते हैं, तो आइसोमर्स बनाएगा तो ये दोनों का प्रॉपर्टी पूरा अलग अलग है, ठीक है, कुछ हद तक समान है लेकिन अलग है। तो आइसोमेरिज्म के कारण कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी अलग है तो कंपाउंड अलग है, तो कंपाउंड बन रहा है तो क्या कंपाउंड की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये क्यों है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई कार्बन इज हैविंग सो वर्सेटाइल नेचर, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये पूरा अलग ही टॉपिक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, ये मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 19th सेंचुरी तक सभी को लगता था कि जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मतलब लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते, दोस कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक साइंटिस्ट था वर्जेलियस, तो उसने कहा कि एक थ्योरी प्रपोज की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से ही प्राप्त की जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो मतलब इन कंपाउंड्स को बनाता है, उनके
क्रिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फोर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, जिससे वो कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसको फोर्स को हमने कहा वाइटल फोर्स, और थ्योरी का नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ठीक है, ये चल रहा था। एक्सीडेंटली एक बार क्या हुआ, यूलर सिंथेसिस में बोल रहा कहानी कि फेराडे शूलर थे, ये बर्जेलियस के मतलब कह सकते हो आप जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये भी केमिस्ट थे, तो एक्सीडेंटली क्या किया इन्होंने, इन्होंने यूरिया बना लिया, ए वेल नोन कंपाउंड विच इज फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स इन लेबोरेटरी। तो उन्होंने क्या किया, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे लेबोरेटरी में इन्होंने बना लिया। इन्होंने क्या किया कि ही प्रोड्यूस्ड इट बाय हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया, उनके एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया और उस मिक्सचर को हीट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बनाया, ही एंडेड अप गेटिंग अमोनियम साइनाइड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको मिला अमोनियम साइनाइड। लेकिन ये जो अमोनियम साइनाइड ये हाईली अनस्टेबल है, स्ट्रक्चर बनता नहीं, तो ये अनस्टेबल था, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज होके ये क्या हुआ, बिकम ऑन फर्दर हीटिंग रीअरेंज टू गिव यूरिया, यूरिया बन गया। ये रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया बना लिया, तो यूरिया बनाया मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। उनके टीचर ने कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही बन पाएगा, क्योंकि उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है, वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टूडेंट ने तो ये गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी करके ये तो जो यूरिया है वेल नोन कंपाउंड फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, इसे बना लिया लेबोरेटरी में। तो ये तो गजब हो गया ना। तो इससे क्या हुआ, वुलर सिंथेसिस हमको मिला कि वाइटल फोर्स थ्योरी का एंड हो गया, समाप्ति, समाप्ति हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी की, मतलब ये खत्म, वाइटल फोर्स थ्योरी इट हैज डाइड, इसको मार दिया गया। तो इससे पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, मैं वो रिएक्शन दिखाता हूँ। आपका जो पोटेशियम साइनाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है KCNO, तो एक्वस सॉल्यूशन मान लेते हैं दोनों का। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है ये वाला, ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन था। तो इन्होंने क्या किया, हीट किया इसको, हीट करने के बाद हमको मिला NH4CNO एक्वस प्लस KCl, और ये रिएक्शन क्या हुआ, ये रिएक्शन जान लीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो ये क्या बना, NH4CNO एमोनियम साइनाइड। तो NH4CNO ये भैया था बहुत अनस्टेबल, और आज जब और हीट किया हमने इसको, तो ये क्या दिया हमको, NH2CO NH2। तो ये क्या है भैया, यूरिया है अपना, ये यूरिया है अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये रिएक्शन है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पर CBSE में ना आए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, तो अभी हाइड्रोकार्बन्स पे हम आ चुके हैं। तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो वो कंपाउंड जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जो अपने हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके कुछ एग्जांपल हम जान लेते हैं। ब्यूटेन पकड़ लो, इथेन पकड़ लो, इथीन पकड़ लो, सब क्या है, अपने हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, इथेन का है C2H6, इथीन का है C2H4। तो ये सब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है। तो ये सब क्या है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। क्लासिफिकेशन है वो अलग बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिकली क्लासिफाई किया हमने इनको हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ठीक है। बढ़ते आगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सिंगल बॉन्ड between the carbon atoms are called saturated hydrocarbons. All the saturated hydrocarbons are collectively called alkanes. मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक कार्बन है, एक उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। तो ये क्या है, ये अपना है क्या, अल्कीन है। अल्कीन मतलब, अल्कीन होगा मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑल द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड कलेक्टिवली अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अगर एल्कीन जो होगा, एल्कीन में होगा डबल बॉन्ड, डबल, ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड होगा, ठीक है, 2 बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड मान के चलिए। और अल्काइन जो होगा अपना उसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोपेक नेमिंग, एल्कीन अल्काइन होमोलोगस सीरीज वगैरह वगैरह इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।